हेलो, गुड मॉर्निंग टू एट्थ ए क्लास स्टूडेंट्स। हमारी जो लाइव क्लास थी उसमें आवाज़ स्पष्ट न हो जाने के कारण हम ये वीडियो बना के भेज रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई न रुके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ताकतवर नेता ने आपके जो परिवार की ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया है। आप ऐसी एक व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा भी सकता है, किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है या उसका तबादला कर सकता है। जब आप अपने इस मामले को अदालत में लेके जाते हैं तो वो जो न्यायाधीश है वो भी नेता की तरफ ही फैसला करता हुआ दिखाई देगा। आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये ऐसी स्थिति आपने फिल्मों में ज़रूर देखी होगी और जो बड़े लीडर हैं उनके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। दूसरा, वे न्यायपालिका को ही खरीद लेते हैं, जज को खरीद लेते हैं। ऐसा फिल्मों में होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हिम्मत न हारे कोई भी अदालतों के चक्कर काटने में हारे नहीं तो वो या जागरूक हो तो वो ऐसा उसके साथ नहीं होगा। अब है आगे भी नेताओं का न्यायाधीशों पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभिप्राय नहीं भी अभाव, स्वतंत्रता नेताओं के द्वारा जजों पर या न्यायाधीश पर जो स्वतंत्रता नहीं रहती, जजों उसके नेताओं के द्वारा वो न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं और हमने सुने हैं कि अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है और करते रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान इस बात की दखलंदाजी को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इसके बाद है हम इस स्वतंत्रता अब का वर्णन किया है अभी, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, इसका एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू होता है। संविधान की आधारभूत ढांचा होता है शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की जो शाखाएं हैं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देंगी, अर्थात वे सरकार के अधीन नहीं है। कौन सरकार के अधीन नहीं है? अदालतें सरकार के अधीन नहीं है और न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। ठीक है। शक्तियों के इस बंटवारे को सही ढंग से काम करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई भी दखल अंदाज न हो। यानी दूसरे जो पार्ट हैं सरकार के, तो न्यायपालिका हो गया, न्यायपालिका के कार्य में विधायिका और जो कार्यपालिका है वो दखल अंदाजी न करे। एक बार किसी भी वकील व जज का या न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद उसको उस पद से हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। मंत्रियों के कहने से वो हटता नहीं है। ठीक है भी, बहुत मुश्किल होता है। फिर है भी न्यायपालिका की तरह न्यायपालिका की यह जो स्वतंत्रता है अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकते हैं। न्यायपालिका देश के
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न बने हैं। एक तो है शक्तियों का बंटवारा, इस पर क्या बताया है। शक्तियों का बंटवारा का मतलब यही है कि यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेकर और ये लास्ट तक सरकार की ओर से काम करते हैं। ये तो शक्तियों का बंटवारा। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बताइए। वो ये पैरा पूरा है, ये जो पैरा है पूरा है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में ये लाइन लिखेंगे, हम बहुत से ऐसे किस्सों को जानते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे किस्से जाने हैं जहाँ पर अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो ये है भी दो प्रश्न बने। थर्ड है न्याय अदालतों की संरचना पर नोट लिखिए। अदालतों की संरचना पर नोट लिखिए। हमारे देश में 3 अलग अलग तरह स्तर पर अदालतें होती हैं, 3 अलग अलग लेवल पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपर स्तर पर केवल एक अदालत होती है। जिन अदालतों में से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, नहीं आना जाना चलता रहता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय कहा जाता है। क्या कहते हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी भी शहर में होती हैं। जैसे हमारी दादरी में कोर्ट है, भिवानी वालों की भिवानी में है, रोहतक वालों की रोहतक में है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा रहता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। सर्वोच्च न्यायालय हमारा चंडीगढ़ में है और ये पंजाब और हरियाणा का दोनों का इकट्ठा ही है, क्योंकि राजधानी दोनों की एक है। तो हमारा पंजाब और हरियाणा का मिला जुला एक ही हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो 3 लेवल बताई हैं। सबसे टॉप में बताई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में है। ये एक ही होती है, ठीक है। इसके फैसले सभी को मानने पड़ते हैं, सभी बाकी अदालतों को भी और पूरे देश को भी। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट के जो हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जितने लगभग 25 न्यायालय हैं हमारे पूरे देश में, 25 स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार। कई, जैसे हमारा हरियाणा पंजाब का एक ही है, तो इस तरह कईयों के हैं, तो 25 हैं टोटल संख्या इनकी। और सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला अदालत, इसको अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। प्रश्न ये है भी, अदालतों की संरचना पर नोट लिखिए। ये सारा का सारा नोट कर लें आप, ये सारा का सारा आंसर है हिंदी वालों के लिए। तो ये जितने ही प्रश्न हो चुके हैं उनको नोट कर लीजिए। कल आपकी लाइव क्लास होगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये जो प्रश्न है इनको आप नोट कर लीजिए और इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थैंक्स।